नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवादों में चल रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार यानी आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपना इस्तीफा शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नैतिक दृष्टि के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आग्रह है कि वो इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें पद मुक्त करे। उनका इस्तीफा तब आया जब सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो उन आरोपों में प्रारंभिक जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिसमें देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को वसूली का टारगेट दिया था। अनिल देशमुख ने मराठी में लिखे अपने इस्तीफे में कहा कि अब जब हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो उनका पद पर बने रहना नैतिक रूप से अच्छा नहीं है, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से 3 आरोपियों जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को मिली जमानत को रद्द करवाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिले तीनों आरोपियों की जमानत को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी में रविश कुमार के प्राइम टाइम के आधार पर इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को जस्टिस सुरेश कुमार कैद की बेंच ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि इस मामले में पुलिस के पास प्रत्यक्ष पारिस्थितिकीय व वैज्ञानिक सबूत नहीं है। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल के निर्माता दसों ने भारत और फ्रांस के बीच 36 विमानों का सौदा हो जाने के तुरंत बाद भारत में एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो का भुगतान किया था। फ्रांसीसी प्रकाशन मीडिया पार्ट ने फ्रांस के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी द्वारा की गई जांच के हवाले से आरोप लगाया है। पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बिचौलियों पर भारत में एक अन्य रक्षा सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप भी लगा है। दसों ने कथित रूप से दावा किया है कि रकम का इस्तेमाल राफेल जेट की 50 नकल बनाने के लिए भुगतान में किया गया था। मीडिया पार्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि रकम का इस्तेमाल राफेल जेट की 50 विशालकाय नकल बनाने के लिए भुगतान में किया गया था, जबकि इंस्पेक्टरों को कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि इस तरह मॉडल बनाए गए थे। बिहार के सासाराम में कोरोना की गाइडलाइन के तहत कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के अधिकारियों पर बड़ी संख्या में छात्रों ने हमला कर दिया। छात्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर ईंट पत्थर से हमला किया। यहाँ हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम शहर की इस घटना में छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा भी किया और तोड़फोड़ भी की। सासाराम में कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के प्रशासनिक अधिकारियों पर छात्रों और कोचिंग संचालकों ने हमला किया और पुलिस प्रशासन के कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आक्रोशित छात्रों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर आगजनी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर घेराव किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार कोरोना की गाइडलाइन भूल जाती है और सबसे ज्यादा परेशान शिक्षण संस्थानों को किया जा रहा है, जबकि बाजार में या दूसरे संस्थानों में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 विशेष अदालतों का गठन किया है। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को नियुक्त किया गया है। ट्रायल 41 मामलों में चलाया जाना है। कोयला घोटाले मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज को बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। फिलहाल एक विशेष अदालती ट्रायल चला रही थी। पिछली सुनवाई में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में एक बड़े घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 5 बेहद क्षमतावान जजों के नाम मांगे थे, ताकि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त विशेष जज को बदला जा सके। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। नंबी नारायणन के मामले में जस्टिस डीके जैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला बहुत जरूरी है, इसलिए इसे कल ही सुना जाए, लेकिन सीजीआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि वो मानते कि यह अहम मसला है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। वर्ष 2018 में जासूसी कांड में दोषमुक्त किए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को बड़ी राहत मिली थी। एससी ने पूर्व वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए के मुआवजा देने का आदेश दिया है। नंबी नारायणन को फंसाने के मामले में केरल के पुलिस अफसरों की भूमिका को लेकर न्यायिक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के लिए केंद्र और केरल राज्य सदस्य नियुक्त करेंगे। कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डीके जैन को सौंपी गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी ऑपरेशन की योजना सही ढंग से नहीं बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन का कार्यान्वयन भी अच्छी तरह से नहीं किया गया। शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हुए माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 31 जवान घायल हैं और 1 जवान लापता है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने एक बयान दिया था कि यह घटना इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से नहीं हुई है। इस पर राहुल गांधी ने सोमवार को ट्विटर पर उनके बयान की न्यूज़ क्लिपिंग का स्क्रीनशॉट का शेयर करते हुए सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर यह किसी तरह का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो मौतों का एक अनुपात दिखाता है कि ऑपरेशन की योजना ढंग से तैयार नहीं हुई थी और उसका कार्यान्वयन भी अयोग्यतापूर्ण था। हमारे जवान तोपों कोई बारूद नहीं है, उन्हें मर्जी पर शहीद होने के लिए भेज दिया जाए। मंगलुरु में पुलिस ने घर से लापता हो गए 13 साल के एक लड़के का शव रविवार सुबह को बरामद किया। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लड़के की हत्या की गई है और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार मृतक का आरोपी के साथ पबजी गेम को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया। सूत्रों ने बताया कि वो हमेशा पबजी गेम खेलता था और अक्सर जीतता था। एक मोबाइल स्टोर में उसके आरोपी जो उसका पड़ोसी भी, उससे मुलाकात हुई थी। दोनों ने साथ में गेम खेलना शुरू किया और जो हर बार जीतने लगा तो आरोपी को लगा कि उसके जगह कोई और खेल रहा है। इसके बाद आरोपी ने साथ में बैठकर खेलने की चुनौती दी। लड़के ने चुनौती मंजूर कर ली और शनिवार रात को दोनों गेम खेलने के लिए साथ बैठे, लेकिन इस बार वो हार गया। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। कथित रूप से लड़के ने आरोपी पर पत्थर से वार कर दिया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों ने सोमवार को शेयर बाजार का सेंटीमेंट भी बिगाड़ दिया। कई राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा। इसका नतीजा यह रहा कि बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1.7% तक गिर गए। सुबह सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 50,020 पर और निफ्टी 29 अंक नीचे 14,837 पर खुला था। लेकिन कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 870 पॉइंट गिरकर 49,159 पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.6% तक गिर गए। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के फैंस को रविवार को तब झटका लगा जब सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि उन्हें कोविड-19 हो गया है। लेकिन अब अक्षय कुमार के फैंस के लिए और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। उनकी आगामी फिल्म राम सेतु में काम शुरू करने जा रहे 45 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट कोरोना के शिकार हो चुके हैं। खबर के अनुसार जब अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु में काम करने के लिए 5 अप्रैल से कुछ जूनियर आर्टिस्ट आने वाले थे, तो सोमवार को 100 लोगों की एक टीम फिल्म राम सेतु के सेट पर पहुंचने वाली थी। जिसके पहले अक्षय कुमार और फिल्म के प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने सभी के कोविड टेस्ट कराने का निर्णय लिया। बीते दिन यानी रविवार को 100 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से कई जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।